नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका टॉप 5 PM बुलेटिन में। सुबह से लेके शाम 5 बजने तक हम पांचों आपको बताते हैं कि दिन की 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं जो इवनिंग प्राइम में आप विस्तार से जरूर देखें, समझें। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। तो टॉप 5 PM में स्क्रीन पर अब आपके सामने वो 5 बड़ी खबरें जिन पर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। मैं पुनीत पाठक आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ में कल का दिन सबसे अहम है। एक तो राज्य का स्थापना दिवस, राज्योत्सव, दूसरा धान खरीदी की शुरुआत। लेकिन धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही दोनों पक्षों से कैसे चरम पर राजनीति है बताऊंगा मैं रचना नितेश आपको अपडेट दूंगी। भारत जोड़ो यात्रा के बहाने क्या राहुल गांधी मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे? और मैं राहुल सिन्हा आपको बताऊंगा कि मिशन 2023 के कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में किस विषय पर फोकस रहा। और मैं रुमाना अलवी आपको बताऊंगी कि भोपाल में क्लोरीन गैस लीकेज का आखिर जिम्मेदार कौन है। मैं संस्कृति जैन आपको बताऊंगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव को लेकर क्या है तैयारियां। चलिए, तो हम पांचों आपको इन खबरों पर डिटेल देंगे। इन पांचों खबरों पर विस्तार से आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ साथ फील्ड से हमारे 5 रिपोर्टर साथी भी जुड़ेंगे जो आपको इन खबरों पर डिटेल में विस्तार में जानकारी देंगे। पहली बड़ी खबर आपको बताना शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ और धान के मुद्दे से जुड़ी हुई है। धान पर प्रदेश में सियासत ना हो ऐसा हो नहीं सकता। धान के कटोरे में धान खरीदी की शुरुआत कल से होगी और इस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप अभी से शुरू हो चुका है। विपक्ष ने मांग उठाई है कि प्रति एकड़ 15 की बजाय 20 क्विंटल की खरीदी करें। आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि ज्ञापन देकर कई सारे ऐसे केंद्र हैं जहां खरीदी की जिम्मेदारी कांग्रेस नेता अपने लोगों को दे रहे हैं। बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ राज्यपाल से मिलकर 15 की बजाय 20 क्विंटल धान की खरीदारी की मांग फिर से करेगा। कई आरोप प्रत्यारोप के बीच में कल से धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी है, इसकी तैयारी का दावा किया है। और खाद्य मंत्री कहते हैं बीजेपी ने 15 साल में कभी 20 क्विंटल धान खरीदा क्या था। साथ ही साथ पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर, उनके विधानसभा के कार्यकर्ता गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं पैसे लेकर सोसाइटी के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, परिवार के लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही। चलिए, इस वक्त राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश जी, ऐसा हो नहीं सकता कि धान खरीदी शुरू हो और इस मुद्दे के ऊपर सियासत ना हो। कई सारे आरोप हैं और उसका पलटवार बताएं विस्तार से। जी बिल्कुल, धान खरीदी और किसान दो एक ऐसे मुद्दे हैं पुनीत जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति लगातार होते रहती है, आरोप प्रत्यारोप भी होते रहते हैं। अब 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग, पहले भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर यह दबाव बनाया कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए। जब 1 नवंबर से सरकार धान खरीदी कर रही है तो अब उनका एक मांग आ गई है कि जो धान खरीदी के लिए सोसाइटी, जो सोसाइटियां सहकारी सोसाइटी है उसकी बोर्ड है, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है कांग्रेस को लोग अपने लोगों को बैठा दिए हैं, तो बोर्ड को बहाल कर लिया जाए, पुराने बोर्ड को बहाल किया जाए और उसके बाद चुनाव कराया जाए और जो धान खरीदी की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाए। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक और मांग रख दी है कि जो 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदा जाता है उसकी तादाद जो है उसको बढ़ाया जाना चाहिए और 20 क्विंटल धान 1 एकड़ में खरीदना चाहिए। तो इसको लेकर राजनीति लगातार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी धान खरीदी शुरू हुई नहीं है और उसके पहले ही सरकार पर यह आरोप लगा रही है, आशंका जाहिर कर रही है कि अव्यवस्था इसको लेकर होगी। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि धैर्य बनाकर रखें, 1 तारीख से धान की खरीदी हो रही है, सारी व्यवस्था कर ली गई है, बारदाने की व्यवस्था कर ली है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहीं कांग्रेस के जो खाद्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं अमरजीत भगत, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी पर एक सवाल खड़ा कर दिया है पुनीत कि अपने समय में वो कितना धान खरीदते थे, क्या क्या व्यवस्था उसको देखें और इस मामले में राजनीति ना करें। तो कुल मिलाकर माना जाए कि धान खरीदी अभी शुरू नहीं हुई है मगर इसको लेकर पॉलिटिक्स गर्म हो चुकी है, सियासत गर्म हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लग रहे हैं। और आज अभी कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ का और किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला है और उन्होंने वही मांग दोहराई है कि जो सहकारी समिति बोर्ड है उसका बहाली किया जाए और उसका चुनाव कराया जाए। और उन्होंने आशंका जाहिर की है कि जब भी धान खरीदी होती है और उसमें अव्यवस्था होती है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को दोषी माना जाता है। तो पहले व्यवस्था को दुरुस्त
दुरुस्त कर लें। ये इसको लेकर प्रतिनिधिमंडल भी राज्यपाल से मिलकर भी आया। तो सियासत धान खरीदी को लेकर अभी से गर्म हो चुकी है। पुनीत, चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ में बने रहे राजेश जी। तो हमारे सहयोगी राजेश जी ने जिस तरह से बताया कि इस पूरे मुद्दे पर सियासत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, और सियासत की शुरुआत हो गई। राज्यपाल तक से मुलाकात कर लिए प्रतिनिधिमंडल ने और यह आरोप लगाया है कि पहले आप समितियों के चुनाव करवा दें। ये हमारे 5 रिपोर्टर साथी हैं जो आपको इस पहली खबर के साथ साथ बाकी तमाम खबरों पर भी अपडेट देंगे। बिल्कुल, तो पुनीत जी, अब आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। इस दौरान राहुल गांधी उज्जैन में महाकाल मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे, तो वहीं खरगोन के बरवाह में सैकड़ों संतों की मौजूदगी में नर्मदा पूजन भी वो करेंगे। इधर मध्य प्रदेश में यात्रा के लिए बुरहानपुर से उज्जैन तक का रूट तय किया जा चुका है, मगर उज्जैन से आगर तक के रूट को तय करने के लिए राहुल गांधी की टीम इसी हफ्ते फिर आने वाली है। बता दें कि पीसी शर्मा का कहना है कि मंगलवार को तेलंगाना में मध्य प्रदेश के प्रभारी समेत बाकी के सदस्य भी पूरी रिपोर्ट के साथ यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी की टीम से मुलाकात करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा अब मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है और उसको लेकर पूरी तैयारियां भी की जा रही है, और इसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए अगले सप्ताह संयोजकों की एक टीम पहुंचेगी जो टीम रूट को तय करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, हर किसी की नजर भारत जोड़ो यात्रा पर है और अब ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या रूट है, और इसके साथ ही इस भारत जोड़ो यात्रा को हिंदुत्व कार्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा जो कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। बुरहानपुर से लेकर आगर मालवा तक करीब 300 किलोमीटर की यात्रा होगी जो कि मध्य प्रदेश से गुजरेगी। और इस 300 किलोमीटर के रूट की हम बात करें तो कई प्राचीन मंदिर, जिसमें कि अगर हम बात करें तो महाकालेश्वर आएगा, जहां पर कि राहुल गांधी के एक आम सभा के संबोधित करेंगे। साथ ही साथ वे महाकालेश्वर मंदिर में भी दर्शन करेंगे। इसके अलावा बाबा भीमराव अंबेडकर की जो जन्मस्थली है महू, वो भी इस रूट में आती है, लेकिन उसके लिए अलग से अभी तक तय नहीं हो पाया कि वो किस तरीके से वहां पर जाएंगे, कार के माध्यम से जाएंगे या रूट छोड़कर वो उस जन्मस्थली तक भी जाते हैं। इसके अलावा बड़वा में जहाँ पर कि साधु संतों के साथ में वो नर्मदा पूजन करेंगे। तो कुल मिला के हम बात करें तो इस पूरे रूट को लेकर उज्जैन तक जो भाजपा के तमाम पदाधिकारी उन्होंने इसकी जांच परख, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने पूरे रूट को देखा। इसके अलावा जो अंतिम सहमति मिलनी है उसको लेकर आगे चर्चाएं चल रही है। राहुल गांधी के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है केपी काजू, वो भी इस रूट को देख चुके हैं। उसके बाद उज्जैन के आगे के रूट को तय किया जाएगा। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय संयोजक है भारत जोड़ो यात्रा के दिग्विजय सिंह, उनके साथ में भी इस पूरे रूट को लेकर चर्चा होगी। और खासतौर पर एक ये जरूर बात निकलकर सामने आई है कि जो तमाम विधायक हैं इस जिन जिनके विधानसभा क्षेत्र पड़ रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि उनकी विधानसभा से ये भारत जोड़ो यात्रा गुजरे। लेकिन साफ तौर पर ये दिल्ली से निर्देश दिए गए हैं कि जो संसदीय क्षेत्र हैं उनके आधार पर ही भारत जोड़ो यात्रा का रूट तय किया जाएगा। और निश्चित तौर पर एक हिंदुत्व के मुद्दे के तौर पर भी इसे जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी महाकालेश्वर में दर्शन करेंगे, मां नर्मदा की पूजा अर्चना करेंगे। उसके अलावा उज्जैन के आगे अगर नलखेड़ा भी आता है उस रूट में तो वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। तो तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर कि राहुल गांधी पहुँच सकते हैं। इस तौर पर दीपक, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, ये तो बात हुई दो बड़े इवेंट की जो कि कांग्रेस के होने जा रहे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एक बड़ा इवेंट होता है और साथ ही साथ अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो राहुल गांधी लगातार उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की मिशन 2023 की तैयारियों की। तो रायपुर में आज प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि पार्टी में अनुशासनहीनता करने वालों पर कार्रवाई होगी। चलिए, सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर हमारे साथ लाइव जुड़े। सौरभ, अनुशासनहीनता कहा जाता है कि जब पार्टी आगे बढ़ रही होती है, सफल होती है, उसका शासन है, तब भी ये लगता है कि अब उसमें अनुशासन का विशेष ध्यान देना होता है। 2023 के लिए क्या कुछ निर्देश, और अनुशासनहीनता की बात अगर आई है तो क्या कुछ ये निर्देश दिए गए? बिल्कुल, देखिए, आज ये 2 घंटे से ज्यादा देर तक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चली है। पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और
सभी कार्यकारिणी के सदस्य और जिला अध्यक्ष मौजूद थे और इसकी मौजूदगी में साफ तौर पर कहा गया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस मामले पर जो है काफी सख्त है और इससे पहले उन्होंने पत्र भी लिखा है सभी जिला अध्यक्षों को कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगने लगा है कि अगर गुटबाजी या जो है आपसी तालमेल नहीं रहा तो 2023 का चुनाव जो है उसके लिए मुसीबत साबित हो सकती, मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए बार बार ये कोशिश हो रही है कि कांग्रेस में कि सत्ता और संगठन के बीच में जो है बेहतर तालमेल कर जो है चुनाव लड़ा जाए। उसके अलावा दूसरी चीज आज देखा गया कि सबसे जो है भारत जोड़ो यात्रा चली रही, आने वाले दिनों में जो है मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से जो भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी, तो उसमें से छत्तीसगढ़ के कितने नेता जाएंगे, किस तरीके से क्या तैयारियां होंगी, उसको लेकर भी जो है चर्चा हुई है। इसी तरीके से तीसरी चर्चा यह है कि 2024 में भी लोकसभा चुनाव होने हैं, तो उसके लिए क्या तैयारियां, कहां पर जो है बूथ कमेटी पर जो है हार हुई थी, ये भी चर्चा हुई। इसी तरीके से 2023 जो है अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले की बहुत सारे काम जो संगठन के तौर पर जो है किए जाने बाकी है, तो उन कामों को कैसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसको लेकर विस्तृत ढंग से चर्चा हुई। और कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक काफी अहम साबित होगी। सौरभ, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल राहुल, तो कार्यकारिणी की यहाँ पे बैठक हुई है, जो बचे हुए काम है उनको करने की बात यहाँ पे कही है। बात करें भोपाल की, आपको बता दें कि भोपाल के ईदगाह हिल्स वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद वाल्व खोल रहे कर्मचारी की तबियत खराब हो गई, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि हफ्ते भर पहले भी इसी तरीके का गैस रिसाव हुआ था, जिससे 70 लोग प्रभावित हुए थे। हादसे के बाद फिर से यहाँ पे लापरवाही सामने आई है। किसकी ये लापरवाही, जान लेते हैं। शिखिल बेहौर हमारे साथ जुड़े हुए भोपाल से, उनका रुख करेंगे। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश से ये खबर, भोपाल से, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिखिल हमसे जुड़ गए। शिखिल, आपसे जानना चाहेंगे, हफ्ता भर का वक्त भी नहीं बीता है और एक बार फिर से गैस का रिसाव हुआ है, आखिर जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या फिर नगर निगम? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि 6 दिनों पहले ही 70 लोग इसी क्लोरीन गैस से और इसी फिल्टर प्लांट से जो रिसाव हुआ था उसके चलते गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कईयों को तो अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर रिसाव हुआ है, और इतना ही नहीं बल्कि अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ उसी फिल्टर प्लांट पे, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर कि इसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। अंदर जरूर टीम यहाँ मुस्तैद है, लेकिन आज रिसाव में एक जो कर्मचारी है वो प्रभावित हुआ, और इतना ही नहीं बल्कि उसको वेंटिलेटर पे रखा गया है और हमीदिया अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन बात अगर यहाँ देखते हैं कि हम किस प्रकार की लापरवाही, तो ये बात यहाँ पर कही गई थी कि फिल्टर प्लांट से संबंधित और गैस से संबंधित जो तमाम जो कवायद है उनको सुधार लिया जाएगा, पाइपलाइन को दुरुस्त किया जाएगा, वाल्व जिससे रिसाव होते हैं उनको भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ दावों में रही, हकीकत में ना तो ऑडिट कराया गया, ना ही लाइन बदली गई, और इसकी लापरवाही का खामियाजा जो है वो एक कर्मचारी ने भुगता, जबकि तब जब 6 दिन पहले ही 70 लोग इससे प्रभावित हुए थे। आश्चर्य की बात यह है कि तमाम प्रकार की जो रिपोर्ट्स यहां पर तैयार की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि जो पाइपलाइन है उसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, और जो यूएडीएफएआई की जो सेंट्रल की गाइडलाइन है उसके आधार पर भी जो पाइपलाइनों की शिफ्टिंग की बातचीत कही गई थी उस पर भी अब तक अमल नहीं हो सका है। जो बातें कही गई थी उस टाइम पे वो कुछ भी अमली जामा उन्हें नहीं पहनाया गया है, जिसकी वजह से आज एक बार फिर हादसा होते होते बचा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, बने रहे हमारे साथ। बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिम्मेदार कौन है, लापरवाही किसकी सामने निकल के आ रही है, ये देखना होगा और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और इन सभी खबरों के बाद अब खबर बेहद ही खास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल स्थापना दिवस मनाया जाएगा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कई राज्यों के साथ साथ 9 विदेशी टीम भी शिरकत कर रही है। इधर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम होंगे, जिनमें संगीतकार शंकर एहसान लॉय प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस पर हर जिला मुख्यालय में 67 दीप जलाए जाएंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से सुधीर डंडोतिया और रायपुर से हमारे साथ राजेश मिश्रा जुड़ गए हैं। पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। सुधीर, बेहद ही खास कल का दिन माना जा रहा है, 67वां स्थापना दिवस, और इसी के साथ सभी जिला मुख्यालयों में 67 दीप जलाए जाएंगे, और क्या कुछ खास तैयारियां?
देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है 67वां, और इसको भव्य तरीके से मनाने की तैयारी जो है प्रदेश सरकार ने की है। पूरे प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा एक सप्ताह तक जो है स्थापना दिवस के मौके पर अलग अलग सरकार की योजनाओं का लाभ देने की कोशिश जो है प्रदेश सरकार हितग्राहियों को दे रही है। और प्रदेश के अंदर एक सप्ताह के अंदर तकरीबन 50 लाख हितग्राही हैं जिनके सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जो मुख्य समारोह है वो राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान पर होगा। यहाँ पर भव्य तरीके से इस पूरे आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और खासकर अगर बात करें तो जो प्रसिद्ध संगीतकार है शंकर एहसान लॉय, उनकी जोड़ी राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान पर प्रस्तुति देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा राज्यपाल मंगू भाई पटेल और प्रदेश सरकार के कई मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले। और इस आयोजन का हिस्सा राजधानी के लोग यानी कि भोपाल के निवासी भी बन सके, इसको लेकर भी सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। खासकर अगर बात करें तो सरकारी जो दफ्तर है उनकी कल दोपहर के बाद में अवकाश जो है प्रदान किया गया है। और ये नोटिस भी जारी किया गया है कि दोपहर के बाद में लोग इस आयोजन में शामिल हो सके, इसके लिए सरकारी दफ्तर दोपहर के बाद से बंद रहेंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में अलग अलग तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति जो है मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर होने वाली है। बिल्कुल सुधीर, देश का दिल कहलाए जाने वाले मध्य प्रदेश में 67वें स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं रायपुर का, राजेश मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राजेश, बेहद ही खास ये दिन कल का छत्तीसगढ़ के लिए भी, क्योंकि 22वां स्थापना दिवस है और इसी के साथ यहाँ पर आदिवासी संस्कृति और नृत्य की झलक कल देखने को मिलने वाली है। देखिए, राज्योत्सव की बात करें तो इस बार के राज्योत्सव का मुख्य आकर्षण आदिवासी नृत्य महोत्सव भी होगा। और इस आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी मुख्य आकर्षण वो 9 टीमें होंगी जो विदेश से यहाँ पर पहुंची है। पिछले 2 दिनों से इन विदेशी टीमों के कलाकारों का यहाँ पर आना जारी है और काफी उत्साह इसको लेकर देखा जा रहा है। संस्कृति मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम जितने मंत्री हैं वो सभी लगातार जो आयोजन स्थल है साइंस कॉलेज मैदान, वहाँ का जा रहे हैं, वहाँ का दौरा कर रहे हैं और भव्य रूप देने की राज्योत्सव को कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इस मौके पर आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जिसमें विदेशों की 9 टीमें पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा सभी विभागों की जो प्रगति है, जो लगातार प्रगति कर रही सभी विभाग के लोग, उस प्रगति की एक गाथा जो है प्रदर्शनी के माध्यम से इस राज्योत्सव में दिखाई जाएगी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की भी झलक होगी। इसके अलावा बस्तर और तमाम जो कलाकृति है उसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा। तो पूरे 3 दिनों तक एक बड़ा भव्य महोत्सव का आयोजन यहाँ पर साइंस कॉलेज मैदान में किया जा रहा है, जिसकी तैयारी लगभग 15 दिन से चल रही है। और कुछ देर बाद ही विदेशी कलाकार जो हैं वो वहां पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल, जहां पर कल से इसका शुभारंभ होने वाला है। वहां पर अंतिम इसका रिहर्सल भी की जाएगी और पुलिस की भी व्यवस्था की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि राज्योत्सव में आने के लिए आदिवासी नृत्य महोत्सव तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए कल बेहद ही खास दिन, जोर शोर से तैयारियां की जा रही है और कल भी पूरे दिन पल पल की अपडेट IBC 24 आपको महोत्सव की देता रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सब ये 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर इवनिंग प्राइम में हम आपको डिटेल बताते रहेंगे। हमारे तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। तो इवनिंग प्राइम की शुरुआत हो चुकी है और इन तमाम खबरों को जिनको हमने विस्तार से बताया, इसके अलावा बड़ी खबरों का पूरा अपडेट हमारी टीम आपको देती रहेगी। फिलहाल हमें दें इजाजत। नमस्कार।